ठीक है, आज हम पढ़ेंगे राजनीति विज्ञान के अध्ययन के दृष्टिकोण या उपागम में समाजशास्त्रीय उपागम या दृष्टिकोण और दार्शनिक दृष्टिकोण फिलोसॉफिकल अप्रोच। तो पहले हम देखते हैं समाजशास्त्रीय उपागम या दृष्टिकोण में क्या क्या है सोशियोलॉजिकल अप्रोचेस में। तो राजनीति विज्ञान के अध्ययन में समाजशास्त्रीय उपागम का प्रयोग 1930 ईस्वी के उपरांत, कब राजनीति विज्ञान के अध्ययन में समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण में 1930 ईस्वी के उपरांत अमेरिका में हुआ था। 1930 के उपरांत कहाँ पर हुआ था? अमेरिका में। तो राजनीति विज्ञान के अध्ययन में समाजशास्त्रीय उपागम का प्रयोग सर्वप्रथम जो है 1930 के उपरांत अमेरिका में हुआ और इस उपागम को सर्वप्रथम अमेरिका में बसने वाले जर्मनी विद्वानों द्वारा अपनाया गया था। समाजशास्त्रीय उपागम को अपनाने वाले कौन विद्वान थे? जो अमेरिका में बसे हुए हैं और वो जर्मनी के हैं और अमेरिका में बसे हुए हैं। ऐसे विद्वानों ने जो है राजनीति विज्ञान के अध्ययन में समाजशास्त्रीय उपागम को अपनाया था। तो ये विद्वान मुख्यतया जो है मैक्स वेबर के चिंतन से प्रभावित थे। जो भी विद्वान थे वहाँ पर जो है किससे? मैक्स वेबर के चिंतन से प्रभावित थे और यूरोप से राजनीति के प्रति समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण को लेकर आए थे। तो इन विद्वानों का विश्वास था कि राजनीतिक क्रियाएं समाज में रहकर संपादित की जाती हैं। राजनीतिक क्रियाएं जो हैं कहाँ पर होती है? जो समाज में ही रह करके संपादित की जाती हैं। अतः राजनीति को समझने के लिए, चूँकि राजनीतिक क्रियाएं समाज में ही रह करके तो हो सकता है ना, तो इसलिए राजनीति को समझने के लिए समाजशास्त्री और मनोवैज्ञानिक सिद्धांत ही उचित आधार हो सकता है। इस प्रकार दुर्खिम, पैरेटो, मोस्का, कौन से? दुर्खिम, पैरेटो, मोस्का और कौन से विद्वान हैं? मैक्स वेबर, मिचेल्स और मार्क्स। मार्क्स के सिद्धांत राजनीतिक गतिविधियों को समझने और उनका विश्लेषण करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। इस स्थिति में फ्रेंच न्यूमैन, सिमंड न्यूमैन, हैंस स्पामर, हंस गर्थ, राइनहार्ट, बेंडिक्स और इन सबके अतिरिक्त जॉर्ज E.G. कैटलिन आदि अनेक विद्वानों ने समाजशास्त्रीय उपागम का प्रयोग कर एक नए उपागम या एक नए अध्ययन क्षेत्र को जन्म दिया, जिसे राजनीतिक समाजशास्त्र का नाम मिला। राजनीतिक समाजशास्त्र। ठीक है। अब कैटलिन नियंत्रण की प्रक्रिया को, जैसे कैटलिन राजनीति शास्त्र और समाजशास्त्र में कोई भेद नहीं मानता और उसका विचार है कि यदि हम राजनीति की वास्तविकताओं का अध्ययन करना चाहते हैं तो हमें सामाजिक क्रियाओं
व संस्थाओं को समझना आवश्यक होगा। इसी आधार पर कैटलिन राजनीति विज्ञान से अपेक्षा करते हैं कि वह सभी समाज विज्ञानों से निकट से संबंध स्थापित करें। तो कैटलिन महोदय नियंत्रण की प्रक्रिया को अपने अध्ययन केंद्र बिंदु माना। कैटलिन जो है कैटलिन नियंत्रण की प्रक्रिया को केंद्र बिंदु माना है। कैटलिन नियंत्रण की प्रक्रिया को केंद्र बिंदु माना। उसका विचार है कि नियंत्रण की प्रक्रिया समाज के समग्र क्षेत्र में व्याप्त है। कैटलिन का मानना यह है कि नियंत्रण की प्रक्रिया समाज के प्रत्येक क्षेत्र में या समग्र क्षेत्र में व्याप्त है। एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के साथ, व्यक्ति के समूह के साथ और व्यक्ति के समूह के दूसरे समूह के साथ संबंध इस नियंत्रण प्रक्रिया के अंतर्गत हो जाते हैं। स्वतंत्रता और सत्ता के दो ध्रुवों की नियंत्रण की प्रक्रिया ही एक दूसरे से जोड़ती हैं और राजनीति विज्ञान में उसका वही स्थान है जो अर्थशास्त्र में मांग पूर्ति और प्रतिस्पर्धी मूल्य का होता है। कैटलिन के शब्दों में समाज में जो भी नियंत्रण होता है, समाज में जो भी नियंत्रण होता है, नियंत्रण भावना के कारण जो भी कार्य किए जाते हैं, नियंत्रण भावना पर आधारित संबंधों की इच्छा के कारण समाज में जिस ढांचे और जिन इच्छाओं का निर्माण होता है उन सबसे राजनीति शास्त्र का संबंध है। ठीक है। समाजशास्त्री उपागम के अनुसार निम्न बिंदु महत्वपूर्ण है। कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको मैं बारी बारी से बता रहा हूँ। पहली बात, समाज शास्त्र को संपूर्ण व्यवस्था के क्रम में देखा जा सकता है। समाजशास्त्र को संपूर्ण व्यवस्था के रूप में देखा जाना चाहिए। दूसरा है, राज्य समाज का एक भाग है। राज्य क्या है? समाज का एक भाग है और राजनीतिक व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था की एक उपव्यवस्था है। राज्य क्या है? समाज का एक भाग है और राजनीतिक व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था की एक उपव्यवस्था है। इस प्रकार राजनीतिक जीवन भी एक व्यवस्था है। राज्य और राजनीतिक व्यवस्था का संरचनात्मक, प्रकार्यात्मक या संरचनात्मक प्रकार्यवादी अध्ययन किया जाना चाहिए। राज्य और राजनीतिक व्यवस्था का संरचनात्मक प्रकार्यवादी अध्ययन किया जाना चाहिए। इस अध्ययन में प्रक्रियाओं, विशेषकर निर्णय लेने की प्रक्रिया का अध्ययन प्रमुख है। राजनीति की छठवां क्या है? राजनीति की मुख्य विषय वस्तु मूल्य इकाई शक्ति है। राजनीतिक प्रक्रियाएं शक्ति की मात्रा व स्वरूप को निर्धारित करती है। अब दार्शनिक दृष्टिकोण क्या है, इसको देखिए। यह है दार्शनिक
दृष्टिकोण। राजनीतिक चिंतन में प्लेटो, थॉमस मोर, रूसो, मिल, सिजविक, कांट, हीगल, ब्रनले और बोशांके आदि के द्वारा दार्शनिक दृष्टिकोण को प्रमुख रूप से अपनाया गया है। प्लेटो की रिपब्लिक और थॉमस मोर की यूटोपिया तो इस पद्धति की दार्शनिक दृष्टिकोण की एक प्रमुख उदाहरण है। प्लेटो का न्याय सिद्धांत, अरस्तु का संवैधानिक तंत्र या मध्यम लोकतंत्र, लाक का प्राकृतिक कानून और प्राकृतिक अधिकार तथा रूसो की समान इच्छा दार्शनिक के आधार पर प्रतिपादित प्रमुख सिद्धांत है। इन विचारकों के समक्ष आनुभविक तथ्यों, जांच, प्रमाण, अवलोकन आदि का महत्व नहीं है। ये सभी सिद्धांत आदर्शवादी प्रकृति या चाहिए की प्रकृति के हैं। इनका उद्देश्य यथा तथ्य अध्ययन नहीं वरना सुधार, समर्थन या विरोध करना है। ये विचारक मूल्यों, मान्यताओं आदि को इतना अधिक महत्व देते हैं कि इनके लिए राज्य सिद्धांत, राजदर्शन और राज विज्ञान पर्यायवाची बन जाते हैं। दार्शनिक दृष्टिकोण परम सत्य और शाश्वत सत्यों से संबंधित होने के कारण दार्शनिक दृष्टिकोण के आधार पर प्रतिपादित अधिकांश सिद्धांत प्रायः कोरे बौद्धिक हैं। वे तर्क एवं निगमनात्मक निष्कर्षों पर आधारित हैं। इसी कारण ये यथार्थ व्यवहार से विलग हो गए हैं। उनके निष्कर्ष गणितीय परिमाणन, तथ्य संग्रह, पर्यवेक्षणात्मक सत्यापन, सर्वेक्षण जैसे पद्धति और विज्ञान की तकनीकी विधियों पर आश्रित नहीं हैं। वे मूल्यों, नैतिक आदर्शों, परम सत्य आदि पर विचार करते समय धर्म और दर्शन में डूब जाते हैं तथा वे राजनीतिक वास्तविकताओं से दूर चले जाते हैं। अब है आधुनिक काल में दार्शनिक दृष्टिकोण। लियो स्ट्रॉस आधुनिक काल में दार्शनिक दृष्टिकोण लियो स्ट्रॉस, ये क्या है? लियो स्ट्रॉस ने शेबाइन के इतिहास और कैटलिन के समाजशास्त्री दृष्टिकोण दोनों को अस्वीकार करते हुए अपने दार्शनिक दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया है। इसलिए स्ट्रॉस राजनीतिक सिद्धांत, पॉलिटिकल थ्योरी और राजनीतिक दर्शन, पॉलिटिकल फिलॉसफी में भेद बताता है और उसकी मानता है कि दोनों ही राजनीतिक चिंतन के अंग हैं। उसके अनुसार राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक घटनाओं की प्रकृति को उसके सही रूप में जानने का प्रयत्न है, जबकि राजनीतिक दर्शन से हमारा अर्थ राजनीतिक घटनाओं की प्रकृति और सही अथवा अच्छी राजनीतिक व्यवस्था दोनों को उनके सही रूप में समझने का प्रयत्न है। राजनीतिक सिद्धांत और राजनीतिक दर्शन दोनों का दूसरे के पूरक हैं और राजनीतिक चिंतन में दोनों का समावेश हो जाता है। अब क्या है समन्वयात्मक दृष्टिकोण? कार्ल जे फ्रेडरिक। समन्वयात्मक दृष्टिकोण क्या है? राजनीतिक अध्ययन में अब तक का सामान्यतया दो दृष्टिकोण अपनाए जाते रहे हैं। प्रथम क्या है? ऐतिहासिक और दार्शनिक दृष्टिकोण, और द्वितीय क्या है? समाजशास्त्री और वैज्ञानिक दृष्टिकोण। इनमें से यदि प्रथम बार
अधिक बल दिया जाता है तो राजनीतिक अध्ययन नीतिवाद मोरलिज्म का रूप ले लेता है, और द्वितीय पर अधिक बल देने से राजनीतिक अध्ययन विज्ञानवाद में खो जाता है। कार्ल जे फ्रेडरिक ने समन्वयात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए इस बल पर बल दिया है कि राजनीतिक सिद्धांत के दार्शनिक और वैज्ञानिक दोनों ही पक्षों को ठीक से समझना और उन पर समान रूप से बल देना आवश्यक है। ठीक है। राजनीतिक विज्ञान की स्वायत्तता नॉर्मन जैकबसन का है। तो राजनीतिक विज्ञान की स्वायत्तता पर बल देते हुए समन्वयात्मक दृष्टिकोण का ही प्रतिपादन नॉर्मन जैकबसन ने अपने लेख द यूनिवर्सिटी ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी साइंस मोरल्स एंड पॉलिटिक्स में किया है। जैकबसन ने यह बताने की चेष्टा की है कि राजनीतिक विज्ञान न तो कोरा नीतिवाद है और न ही कोरा विज्ञानवाद। उसे न तो पूर्णतया नैतिकता के साथ जोड़ा जा सकता है और न ही पूर्णतया विज्ञान के साथ। इन दोनों से भिन्न उसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि राजनीतिक विज्ञान को अपने आप में साध्य मानते हुए समन्वयात्मक दृष्टिकोण अपनाया जाए। राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में आधुनिकतम विकास यही है जो नितांत चौतुर्यपूर्ण भी प्रतीत होता है।